हेलो बच्चों, आज का लेक्चर तो बहुत ज़बरदस्त होने वाला है यार। मैं मतलब बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज ये सब बातें आपको बताने के लिए और आपको डैम श्योर बहुत मज़ा आने वाला है। बच्चों देखिए, हमारे पीछे लिखा हुआ है सबसे पहले क्या, आफ-बाउ रूल। आफ-बाउ रूल क्या कहता है बच्चों? आफ-बाउ रूल कहता है कि किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं ना, वो हमेशा एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। यानी कि उन शेल में या उन सब शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाता है जिनकी एनर्जी क्या होती है, सबसे कम, और उनमें बाद में जाता है जिसकी एनर्जी क्या होती है, ज्यादा। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे ही लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं इन द increasing order of energy of, चाहे बोलूं शेल या सब शेल, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ शेल और सब शेल। यानी कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। अब बच्चों, आफ-बाउ रूल का सबसे मेन यूज क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, और मैंने इसको पूरी तरह से खत्म कर दिया है और मैंने एक अपना मेथड निकाला था जिसमें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने सिखाया। अगर आप जाएंगे तो वो हमारे यूट्यूब पर जो है जो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री नाम से जो पूरा प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपको वो लेक्चर मिल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, और उम्मीद करूंगा कि आप उसे बढ़िया से देखेंगे और देखने के बाद ही आप ये जजमेंट ले पाएंगे कि हाँ, ये एक्चुअली कुछ यूनिक है या नहीं है। 2 पार्ट में मैंने डाल रखा है और उम्मीद करूंगा कि आप उसे जरूर देखेंगे, और रही बात, मैं इस पूरे वीडियो के साथ उसे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप इसको देखिए कि हम किसी भी सबशेल की एनर्जी जो निकालते हैं ना, वो बहुत यूनिक वे में निकालते हैं। किसी भी सबशेल की एनर्जी के लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, N+L रूल, जो कि बच्चों कहता है, क्या कहता है, जरा गौर से सुनना इस बात को। जिसका N+L कम होगा बच्चों ना, उसकी एनर्जी हमेशा कम होगी, और अगर N+L सेम हो जाए, ध्यानपूर्वक समझना, अगर N+L सेम हो जाए तो जिसका N कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। अब इसे मैं क्वेश्चंस में अप्लाई करता हूं और आपको इसकी जादू को दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैं यहीं साइड में ही एक क्वेश्चन बना दूं, आपसे कोई कह दे 6s 5d 7p और 4g, इनको आप जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखिए। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप ये जानें कि n क्या है और l क्या है। n शेल नंबर को बताता है, और ये आगे मैं पढ़ाने भी वाला हूं। n किसे बताता है? n बताता है बच्चों शेल नंबर को, और l किसे बताता है? ये बताता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को। ये किसे बताता है? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर को। तो थोड़ी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास सबशेल है S P D F G H I, J नाम का सबशेल नहीं होता है, J नाम का सबशेल नहीं होता है, K क्यों नहीं होता है ये मैं आपको क्वांटम नंबर पढ़ाते वक्त बताऊंगा। अभी तो आप इतना ध्यान रखो जो मैं बोल रहा हूं। देखो, इसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0 1 2 3 4 5 6, और दुनिया J को 7 बोल देगी और तुम K को 7 बोलना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, या अभी याद रखो कि S P D F ये जो सबशेल होते हैं, इनके लिए L की वैल्यूज क्या होती हैं? इसके लिए L की वैल्यू 0, इसके लिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब जब हम यहाँ N+L लगाएंगे तो N जरा देखो, 6s के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है? N की वैल्यू 6 है, और S के लिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो N+L कितना हो गया बच्चों? 6 + 0। अगर मैं आगे बढ़ूं, इसके लिए N कितना है? 5, और L कितना है? इसके लिए L है 2, इसके लिए N कितना है? 7, और L कितना है? 1, इसके लिए N कितना है? 4, और L कितना है? 3। यहाँ अगर हम लोग देखें तो इसका N+L कितना हो गया? 6, इसका कितना हो गया? 7, इसका 8, और इसका कितना हो गया? 7। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे कि जिसका N+L सबसे ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी क्या होगी? सबसे ज़्यादा, और उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाएगा। तो किसका N+L सबसे ज़्यादा है? 7p का। हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, यानी
एनर्जी का डिक्रीजिंग ऑर्डर यानी घटता हुआ क्रम, सबसे पहले उसे लिखेंगे जिसकी एनर्जी क्या होगी प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, तो 7p का n+l सबसे ज्यादा है, इसलिए 7p का एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसमें सबसे बाद में जाएगा। आगे चलें बच्चों, और आगे अगर हम लोग बात करें किसकी, हम लोग बात करते हैं किसकी, देखिए तो इसका भी 7 है, इसका भी 7 है। तो मैंने ये देखिए बगल में आपके रूल लिख रखा है कि अगर किसी सिचुएशन में n+l की वैल्यू बच्चों क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो हम क्या देखते हैं ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में हम n देखते हैं। तो पता लगा कि इसका n+l कितना था 7 और इसका n+l था 7, बट इसका n ज्यादा है और इसका n कम है। तो जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, यानी कि या जैसे मैंने यहां बोल रखा है ना, तो इसका उल्टा भी यूज कर सकते हो, जिसका n कम उसकी एनर्जी कम। तो इसका वॉइस वर्सा स्टेटमेंट भी तो यूज कर सकते हो कि जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा। तो प्यारे बच्चों इन दोनों में किसका n ज्यादा है, 5d का, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होगी। अब जरा देखिए उसके बाद इसका n+l 6 ही है और इसका n+l 7 है, इसलिए किसकी ज्यादा, 4g की। और उसके बाद सबसे कम किसका हो गया प्यारे बच्चों, 6s का। ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई बोलता है कि मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं, चलो, कि 7k और 8g 9p 12s और जो है और मान लीजिए कि 9h, ये हमारे पास सबशेल दिए हुए हैं। देखिए अभी धरती पर कुल 118 एलिमेंट खोजे गए हैं, तो 118 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमें सिर्फ SPDF की जरूरत लगती है। बट मैं हाइपोथेटिकल सबशेल्स की बात कर रहा हूं जो और भी होते हैं। क्या जी नहीं होता, होता है, बट अभी जितने एलिमेंट्स नोन है इस अर्थ पे उनके लिए हमें जी की जरूरत नहीं लगती है। प्यारे बच्चों अब आगे देखो, आपको इनको एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर आप इनको एनर्जी के लिखना चाहते हैं तो आपको एल की वैल्यू लगेगी। तो देखो एल मैंने पीछे समझा रखा है, SPDF GHI J, कभी मत लिखना भूल कर के भी, IJK, ठीक है। तो के जे तो तुम्हें लिखना नहीं है, ओके ठीक है, सारे आ गए। अब इसके लिए एल की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 होती है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्वांटम नंबर में भी मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ा ही दूंगा, तो पढ़ा ही दिया हूं, समझ लो एक तरह से। अब आगे देखो प्यारे बच्चों, आगे देखोगे, अरे इसमें क्या दिक्कत है यार, SPDF उसका L की वैल्यू 0 से शुरू करना है, सबके लिए एक 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 बढ़ाते जाना है, इसमें क्या दिक्कत है यार। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसके लिए n कितना है 7 और k के लिए L कितना है बच्चों, तो देखिए 7 है, तो 7 + 7 कितना हो जाएगा 14, 8। और g के लिए L कितना है बच्चों, तो देखिए SPDF ये g है, g के लिए कितना है, जी के लिए बच्चों 4, तो 8 + 4, इधर आ जाइए 9 + 1, इधर आ जाइए 12 + 0, इधर आ जाइए 9 + h के लिए l की वैल्यू देख के बताओ फटाक से। तो h के लिए l की वैल्यू कितनी बच्चों 5 है, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 5। अब जरा सबको ऐड करो, तो ये कितना हो गया 14 या 12 और ये 10, ये 12 और ये कितना हो जाएगा 9 और 14, ठीक है। अगर हम यहाँ गौरपूर्वक देखें तो जिसका n+l सबसे ज़्यादा होगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो जरा देखो 14 सबसे बड़ी वैल्यू है, इसका भी n+l कितना है 14, इसका भी n+l कितना है 14। अब प्यारे बच्चों जरा देखो इन दोनों का जब n+l बराबर हो गया तो हम फैसला कैसे करेंगे। जब n+l बराबर हो जाए तो हम फैसला करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ n। तो पता लगा कि इसका n तो सबसे ज्यादा है, इसलिए क्योंकि इसका n तो सिर्फ 7 था ना, और इसका n कितना है, इसका n तो 9 है। n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बताता है जैसे कि 7 के 7वें सेल का एक सबसेल है, मीन्स 7k इज अ सबशेल ऑफ 7th सेल। अगर कहीं लिखा है 9h, इट मीन्स दैट 9h इज अ सबशेल ऑफ 9th सेल। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इन्फॉर्म अस दैट दिस पर्टिकुलर सबसेल बिलोंग्स टू व्हिच सेल, ये हमें शेल के बारे में जानकारी देता है। तो प्यारे बच्चों इसका n सबसे ज्यादा है, इसलिए हम लिख देंगे कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है 9h की, उसके बाद किसकी है 7k की। अब जरा देखिए, अब हम देखें तो इसका भी n+l, इसका 12 है और इसका 12 और इसका 10, तो 12 12 तो आपस में बराबर हो गए। और मैंने पीछे आपको बता रखा था कि ऐसे सिचुएशन में जब n+l क्या हो जाए प्यारे बच्चों बराबर हो जाए, तो आप किससे फैसला करो, n से फैसला करो। तो फटाक से मैंने इसका क्या चूज कर लिया, n चूज कर लिया। देखा कि 12s का तो n बहुत ज्यादा है बाबा,
उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा 9p का। दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन डिक्रीजिंग मैनर। और अगर आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन इनमें सबसे बाद में किस पे जाएगा, तो जिसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे बाद में जाएगा, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चों को यह समझ में आया होगा। बट यहां खतरा यहां से शुरू होता है बच्चों, देखिए बड़ा बड़ा लिख दे रहा हूं, खतरा वहां नहीं है, खतरा यहां है। अब जो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज होती हैं, जैसे कि इटसेल्फ हाइड्रोजन, जैसे कि Li+2, जैसे कि B+3, जैसे कि He+, मीन्स ऑल दोज स्पीसीज विच हैव ओनली एंड ओनली वन इलेक्ट्रॉन, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोलते हैं। तो हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज में एनर्जी का जो फैसला किया जाता है बच्चों, वो किया जाता है ऑन द बिहाफ ऑफ ओनली एंड ओनली n. There is no involvement of azimuthal quantum number L during the taking decision of subshells of hydrogen like atom. तो गौर पूर्वक ये बात पहले स्टार मार के अपनी कॉपी में लिख डालिए, क्या कि एनर्जी ऑफ सबशेल ऑफ हाइड्रोजन लाइक atom is decided by the only and only principal quantum number n. There is no use of L. यानी कि बहुत ही काम की चीज है, यानी जिसका n ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, और जिसका n कम उसकी एनर्जी कम। सीधी बात है। ये कब लगेगा, हाइड्रोजन लाइक एटम में। अब हाइड्रोजन लाइक एटम कौन होते हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम बच्चों वो होते हैं जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए जैसे खुद हाइड्रोजन, जैसे He+, जैसे Li+2, जैसे कि Be+3 एंड ऑल। जिन भी किसी के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होते हैं, उन्हें बोला जाता है हाइड्रोजन लाइक एटम। अब बच्चों देखो इसमें बहुत कुछ हो सकता है। जैसे आपसे पूछे कि फॉर He+, which of the following option, for He+, which of the following option is, अच्छा पूरा ही हो गया, कहेगा आपसे, अगर आपसे ऐसा कहे, सॉरी, कहेगा क्वेश्चन में कि which of the following option is correct for He+. ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ऐसे देगा, देखिए ऑप्शन नंबर 1 ऐसे देगा कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऐसे दिया, देख जैसे देगा सबसे ज़्यादा है, मान लो जैसे इसे हम क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके ज़्यादा मजा आएगा। जैसे मान लीजिए कि हमसे कहता है क्वेश्चन में कि which option is correct for He+, और हमें दिया है, जैसे कि हमें दे दिया ऑप्शन नंबर 1 में कि एनर्जी, और एनर्जी कहता है हमसे कि 4p का ज़्यादा है 4s से, और इसका ज़्यादा है 2p से, और इसका ज़्यादा है 1s से। ठीक है, और जैसे हमें दूसरे ऑप्शन में दे देता है कि 3d की एनर्जी जो है ज़्यादा है 4s से, 3d की एनर्जी हमें कह देता है कि ज़्यादा है किससे, 4s से, और हमसे कहता है ये ज़्यादा है 2p से, और ये ज़्यादा है 1s से। ऑप्शन नंबर 3 में हमको देता है कि अगर एनर्जी की बात करें तो कहता है कि 4p की एनर्जी ज़्यादा है 3d से, 3d ज़्यादा है किससे, 4s से, और 4s ज़्यादा है किससे,
एस से, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 में हमें दे देता है एनर्जी 4p की जो है बच्चों ज़्यादा है 3d से, और 3d की बराबर है किसके, 3p के, और ये ज़्यादा है किससे, 2s से, और ये बराबर है किससे, 2p के। और हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो हम देखेंगे तो हमें पहला भी ऑप्शन क्या लगेगा, करेक्ट, क्योंकि हम थोड़ा हड़बड़ी में रहेंगे तो n+l ही तो लगाएंगे, इसमें भी n+l लगा देंगे, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, यहाँ भी वही करेंगे तो हमें लगेगा ये तो यार सही दिया हुआ है, क्योंकि इसका n+l 4 1 5, इसका 4, इसका 2 1 3 और इसका 1। लेकिन यहाँ जरा देखो ये विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर He+। यहाँ वो जो बातें कर रहा है वो बातें किसके लिए कर रहा है, He+ के लिए कर रहा है। ये हाइड्रोजन लाइक एटम है, और हाइड्रोजन लाइक एटम में सारा डिसीजन किससे लिया जाएगा, n से। तो जरा देखो इसका n इससे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, इसलिए इसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी। 3d और 3p का n बराबर है, 3d और 3p दोनों तीसरे शेल के एक सबशेल हैं, इनका n आपस में बराबर, यानी ये भी रिलेशन करेक्ट है। और जरा देखो 3, अब 3 2 से ज्यादा है, इसलिए तीसरे शेल की एनर्जी दूसरे शेल से क्या होगी, ज्यादा, और ये बराबर दिखना चाहिए, सॉरी। अब जरा देखो 2s और 2p की एनर्जी आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि इनका n क्या है, सेम। तो इसलिए 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को वो और खतरनाक तरीके से पूछता और आपसे स्टेटमेंट में कहता कि which of the following option is incorrect, तो आई एम डैम श्योर कि आप फट से कह देते कि अरे सबशेल की एनर्जी तो किससे निकलती है, सबशेल की एनर्जी तो निकलती है किससे, n+l से, और n+l रूल को ये फॉलो नहीं कर रहा है, तो पक्का यही क्या है, इनकरेक्ट है। बट बच्चों ऐसा नहीं है, पहला इनकरेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, तीसरा इनकरेक्ट है। यानी कि अगर मैं सेम क्वेश्चन में पूछता विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, तो फ्रेमिंग अच्छे से नहीं हो पाई। मुझे यहाँ चौथे की जगह मैं चाहूँ तो हटा के क्या लिख दूँ, ऑल, तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इनकरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको ऐसे सिचुएशन में देखना है कि क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, क्या वो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट है, या वो आपसे क्या पूछ रहा है कि कौन इनकरेक्ट है। जैसे मैं एकदम बेहतर वे में फ्रेम कर देता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि मैं मान लीजिए आपसे कहूँ, एक क्वेश्चन दे दूँ और कहूँ कि इसमें ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है कि विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है फॉर Li+2। अब ध्यान रहे Li+2 क्या है बच्चों, Li+2 जो है वो हाइड्रोजन लाइक एटम है। बट ऑब्वियस अगर मान लीजिए हमसे कह दे कि 5G की एनर्जी ज़्यादा है किससे, 4D से, और 4D की जो एनर्जी है वो ज़्यादा है किससे, वो ज़्यादा है 5s से, और ये किससे है, 5p से, ठीक है। अगर दूसरे ऑप्शन में कह दे कि 3D की एनर्जी ज़्यादा है 4s से, और 4s की एनर्जी ज़्यादा है किससे, 2p से, और ये किससे ज़्यादा है, 1s से, ठीक है। अगर मान लीजिए कि तीसरे ऑप्शन में कह दे कि जो है 4s की ज़्यादा है किससे, 3s से, और 3s की ज़्यादा है किससे, 2s से, और 2s की ज़्यादा है किससे, 1s से। और बच्चों चौथे ऑप्शन में आपसे कह दे कि 4s की बराबर है 4D से, और 3p की बराबर है 3s के, और बच्चों जो है 2p की बराबर है किसके, 2p की बराबर है 2s से। तो आपको लगेगा कि यही वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है, चौथा वाला, क्योंकि अगर आप बहुत सतर्क होकर क्वेश्चन नहीं करेंगे तो यही आपको गलत लगेगा भी। बट एक्चुअली आपसे वो जो बात कर रहा है वो Li+2 यानी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बात कर रहा है बच्चों। तो हाइड्रोजन लाइक एटम में जरा आप मुझे बताओ कि एनर्जी का फैसला कैसे किया जाता है, एनर्जी का फैसला n+l से करोगे या सिर्फ n से करोगे। मैं तो भैया सिर्फ n से करूंगा, आपको करना होगा तो आप करना n+l से। नहीं भैया आप भी मत करना यार, आप भी करोगे तो गलत हो जाएगा। सबको लगेगा कि यही वाला इनकरेक्ट है, लेकिन एक्चुअली यही वाला करेक्ट है, बाकी सबके सब क्या हैं, जो है इनकरेक्ट हैं। तो पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो यही वाला करेक्ट है, बाकी सबके सब क्या हैं, इनकरेक्ट। तो पांचवा ऑप्शन बना देता चलो कि 1, 2, 3। तो जो पांचवा ऑप्शन है यही 5th ऑप्शन क्या सपोर्ट कर रहा है, किसको,
इनकरेक्ट को। आई बात समझ में कि नहीं आई? उम्मीद करता हूं कि पक्का आपको आई होगी। अब बच्चों आगे हम लोग चलते हैं। यानी सारा इतना बोलने का मतलब सिंपल सी बात यह है बाबू कि जो मेरे शेरों, मेरे सरकारों, मेरे राजा, मेरे रानियों, मेरे बाबू, मेरे सरकारों, और ये बाबू सोना बाबू वाला नहीं है, हमारे ईस्टर्न यूपी में तो सभी बच्चों को बाबू ही बोलते हैं। तो सरकारों ध्यान से समझना ये बात कि n+l कब लगाना है और आपको n कब लगाना है। अब जरा देखिए, मैं कुछ थोड़ा सा एक यूनिक सी बात पैदा करना चाहता हूं जो मेरे दिमाग की उपज है। आप जरा इसे अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए कि मैंने यहां रखा क्या, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। यहां मैंने बात की सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की। अब सिंगल इलेक्ट्रॉन में कौन बच्चों, जैसे हाइड्रोजन हो गया, Li+2 हो गया, He+ हो गया, या Be+3 हो गया। और यहां मैं बात करूंगा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की। किसकी बात करूंगा? मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करूंगा। जैसे कि कुछ भी ले लो, सोडियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, एल्युमिनियम ले लो, खुद हीलियम ले लो, खुद बेरिलियम ले लो, खुद लिथियम ले लो। जिनमें इलेक्ट्रॉन एक से ज़्यादा है वो सब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, और जिनमें इलेक्ट्रॉन एक से कम है वो सब क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं। अब मैं यहाँ मान लीजिए इन सब में मैं एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूँ, यानी कि E फाइनल माइनस E इनिशियल। यहाँ भी मैं एनर्जी डिफरेंस फाइंड करना चाहता हूँ, यानी कि E फाइनल माइनस E इनिशियल। प्यारे बच्चों सपोर्ट करिए, ध्यान दीजिए और खूब अच्छे से सुनिए। सपोर्ट करने का मतलब मुझे आपसे कोई वैसा सपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे बस इतना सपोर्ट चाहिए, मुझे ध्यान से सुनो। मैं तो ये भी नहीं कहता कि चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कुछ मत करो, सुनो ध्यान से। जब तुम्हें सुनने के बाद कुछ एहसास हो जाए तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट कर दो, ना एहसास हो तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपके लिए मेहनत करता जाऊंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आप तो बस सुनो। मेरी बस पहला रिक्वेस्ट, पहला डिमांड ये है कि मैं क्या बोल रहा हूं उसे सुनो। फिर आप पाओगे कि किसी भी मॉड्यूल के, किसी भी रेपुटेड कोचिंग की मॉड्यूल उठा लो जिसे आप जानते हो कि बड़ा अच्छा है, उनको आप करो तो आप पाओगे कि उनकी पूरी खेल खत्म हो चुका होगा, जो उनके कॉन्सेप्ट्स होंगे। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अलर्ट होकर के, बहुत ध्यान से मुझे सुनना पड़ेगा प्यारे बच्चों। जैसे देखिए, मान लीजिए कहीं लिखा है 5p और 5d लिखा है, ठीक है। अब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो 5p और 5d इनकी एनर्जी आपस में क्या होंगी बच्चों, बराबर होंगी। अब जब इनकी एनर्जी बराबर होंगी, डिफरेंस निकालोगे तो एनर्जी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। किसमें, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। बट प्यारे बच्चों जब मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में डिफरेंस निकालोगे तो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में एनर्जी डिफरेंस कैसे निकलता है, n+l से निकलता है। तो 5d के लिए जो n+l होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 5d के लिए जो n+l होगा, इसके लिए 5 और d के लिए कितना, 2, 5 2 7 और इसके लिए 6 हो जाएगा। यानी 5d की एनर्जी 5p से ज्यादा है, क्योंकि 5d का n+l 5p के n+l से ज्यादा है। तो जब बड़े में से छोटा घटाओगे तो एनर्जी डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर बच्चों मैं यहाँ पे लिख दूं, मैं यहाँ पे आपसे लिख दूं 4s लिख दूं और 4d लिख दूं, और यहाँ मान लीजिए मैं जो है 4 जो है यहाँ पे मान लीजिए G लिख दूं और यहाँ पर 4P लिख दूं, यहाँ पे मान लीजिए 3S लिख दूं और यहाँ पे मान लीजिए 2S लिख दूं। तो एक एक करके मेरी बातों को समझते चलिए। जैसे 4S और 4D ये दोनों चौथे सेल के ही दो सबशेल हैं। दे बिलोंग्स टू फोर्थ सेल, दे आर नथिंग बट टू सबशेल्स ऑफ फोर्थ शेल, ठीक है। अब इनका क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू बराबर है, इसलिए इनकी एनर्जी भी आपस में क्या होगी, बराबर। कब, जब हम इन्हें किनके लिए कंसीडर करेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो इनमें एनर्जी डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0। बट बच्चों जब हम इन्हें मल्टीपल इलेक्ट्रॉन के लिए कंसीडर करेंगे तो देखिए 4+2 और यहाँ क्या हो जाएगा 4+0, तो 4+0 तो 4 होता है, बट 4+2 6 होता है। यानी जब हम इनका n+l लगाएंगे तो यहाँ प्रॉब्लम होगा, यानी कि यहाँ पर एनर्जी का फैसला n करता है, बट यहाँ एनर्जी का फैसला n+l करता है। तो यानी 4d की एनर्जी ज़्यादा होगी किससे, 4s से। तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव। आगे चलेंगे इसमें तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 0। बट यहाँ सावधान हो जाना,
4G का n+l 4p के n+l से ज़्यादा होगा, यानी इस बार छोटे में से बड़ा घटेगा। तो छोटे में से बड़ा घटेगा तो एनर्जी डिफरेंस यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ जरा देखो, ये 3s है, ये 2s है। अब चाहे n से एनर्जी निकालो, चाहे n+l से एनर्जी निकालो, 2s की एनर्जी दोनों सिचुएशन में 3s से कम होगी, क्योंकि इसका n भी इससे कम है और इसका n+l भी इससे कम है। तो ये भी नेगेटिव आ जाएगा और ये भी नेगेटिव आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि प्यारे बच्चों को मेरी बात गहराई से समझ में आई होगी। सरकारों, मेरे दिल के टुकड़ों, आगे चलते हैं और पढ़ेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। बहुत खतरनाक है और बहुत सेकेंडों में उड़ा सकता हूँ मैं इसको। मैग्नेटिक मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है म्यू, वो होता है √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, जहां पर n क्या होता है, हियर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जहां पर बच्चों n जो है वो नंबर ऑफ क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं, जैसे कि देखिए, अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मालूम है और मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है, तब तो ये बहुत ही आसान प्रक्रिया है। सिंपली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए और फट से आंसर आ जाएगा। बट अगर मैग्नेटिक मोमेंट दिया है और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो ये एक आपको मैथमेटिकल जाल में फंसा सकता है। मैं दोनों को एक एक करके न्यूट्रलाइज करता हूं। सबसे पहले बच्चों मैं डाल देता हूं, चलो हेडिंग, केस 1, जब क्या होगा कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गिवन होगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये क्या होगा बच्चों, ये गिवन होगा और हमसे मैग्नेटिक मोमेंट को पूछ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं है भाई, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिया है, मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है। हाँ, इसमें भी मैं आपको फंसा सकता हूं, बट धीरे धीरे फंसाऊंगा। जैसे मान लीजिए आपसे वो क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट पूछता है, तो जब आप क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d में कुछ नहीं 4s1 3d5। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो जाएं, और बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नाम से वीडियो डाल रखा है, जहां पे मैंने बिल्कुल भी ऑफ-बाउ रूल का कोई भी इस्तेमाल नहीं किया है। वो मेरा खुद का बनाया हुआ मेथड है और आप अगर उसको पढ़ेंगे तो आपको अति मजा आएगा। और मैं ये जो है घमंड के साथ नहीं, विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि आपको वो कहीं और नहीं मिलने वाला है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। आप उसको एक बार देखिए, और अभी तक उसको किसी ने कॉपी भी नहीं किया है, क्योंकि चैनल इतना बड़ा तो है नहीं कि किसी की नज़र में आ जाए। वो कंटेंट किसी ने कॉपी भी नहीं किया, इसलिए अगर आप उसे देखेंगे तो आप बेटर जज कर पाएंगे कि वो कोई नहीं बता सकता आपको जल्दी से। तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ-बाउ रूल से ही करता है। मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को बिना ऑफ-बाउ के रूल का इस्तेमाल किए हुए करता हूं, और अगर आप दिल से उसे सुन लेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस और मजा दोनों आ जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, यहां हमने देखा, हम जानते हैं कि ns और n-1 की एनर्जी क्या होती है, सेम। हमने देखा कि 4s1 यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और हमने देखा कि 3d5 डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पर भी कुल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 1 6। तो जब वैल्यू रखोगे तो √6 × 6 + 2 यानी √6 × 8, 8 6 48, √48। अब 7 7 49 यानी कि 7 के बिल्कुल आसपास आएगा, 6.9 के आसपास आ जाएगा वैल्यू, क्योंकि 49 होता तो उसका रूट परफेक्ट बन जाता 7। 6.8 6.9 6.7 इसके आसपास वैल्यू आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तो बहुत सिंपल मेथड था, बट इसमें भी मैं आपको पटक सकता हूँ। कैसे दिखाऊं, देखो एक एलिमेंट है पैलेडियम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 46। आपसे वो पूछ ले कि इसका आप मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो मैं किस लिए कह रहा हूं कि आप जाइए और मेरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का वीडियो देखिए, क्योंकि आप इसको नहीं कर पाएंगे जल्दी। अब जरा देखिए, पैलेडियम का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6, उसके बाद क्या आएगा 3s2 3p6, 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10, 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 और क्या आ जाएगा 4d8। सबको यही लगता है, हो गया 46। बट बच्चों ये पहला और आखिरी
ऐसा एलिमेंट है पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में जिसमें ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, 4d में, और ये 4d10 हो जाता है और क्या हो जाता है 4f और क्या हो जाता है 5s0। अब क्यों ट्रांसफ़र कर दिया जाता है इसे मैं यहाँ आपको नहीं बता सकता, इसके लिए आप जाएं और वीडियो देखें, थोड़ा समय दें। और बच्चों यहाँ बताऊँगा तो मैं वही पढ़ाने भर का हूँगा, जो मेरा टारगेट है उससे मैं डेविएट हो जाऊँगा। तो मेरा टारगेट आज कुछ और ख़त्म करना है। आप इसका इन्फॉर्मेशन लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी पा सकते हैं प्यारे बच्चों। अब मेरे शेरों देखो, नॉर्मल व्यक्ति अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालेगा तो वो यही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा। अरे ऐसे ऐसे करते हैं ना, 1s 2s ऐसे लिख के ऐसे ऐसे आपको पढ़ाया गया होगा। ये महागोबर मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। इससे आप जैसे ही 30 40 50 60 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 100 तक पहुंचे हैं, 89 86 1012 या सॉरी 1112 113 114 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आप फंस जाएंगे। इसलिए कृपया करके आप जाएं, उस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना हो गया अगर, तो अब हम देखें सामान्य व्यक्ति जब इसे देखेगा तो उसे 4d8 ऐसा दिखाई देगा। देखो 1 2 3 4 5, ये है 4d8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे 2। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या बोल देगा, √2 इंटू 2 + 2। तो जरा देखो कितना आ गया, 2 2 4 2 6, यानी कितना आ गया रूट कितना आ गया, ये 2 2 4 2 6 √6 आ गया। 2 दूनी 4 और 3 त्रिका 9, ये 2 और 3 के बीच में आएगा, 2 पॉइंट समथिंग आएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। अब बच्चों ये तो आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग, ये तो गलत होगा ना, बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये है। और जब ऐसा करोगे तो 4d10 करते ही सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएंगे और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, √n इंटू n + 2 करोगे तो जब 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, म्यू कितना आ जाएगा 0। एक्चुअल म्यू होगा 0 और तुम्हारा म्यू कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डेप्थ जानकारी नहीं प्रोवाइड की गई है। तो आप उम्मीद करता हूं कि मेरे टारगेट को समझे होंगे। ये केस 1 है, इसे मैं बहुत आसान मानता हूं, बट मैं एक तुम्हें चीज ऑब्जर्व करवाना चाहता हूं जो मैं थोड़ी देर से कराता हूं। प्यारे बच्चों देखो, केस 2 में जब तुम जाओगे तो यहां पर क्या दिया रहेगा केस 2 में, केस 2 में आपको म्यू गिवन होगा और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये पूछ रहा होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें कि हमसे कह रहा है कि हमारे पास वैनेडियम है और वो +x के फॉर्म में है, यानी उस पर कुछ चार्ज है। तो ज़रा बताओ कि x की वैल्यू कितनी होगी अगर उसका म्यू कितना दिया हुआ है। सपोज करो कि उसका म्यू हमें दिया हुआ है 1.732, ठीक है। अब ध्यान दीजिए ऐसे क्वेश्चनों को, ये आपको फंसा देंगे। प्यारे बच्चों, ऐसी स्थिति में हम बहुत ही सावधानी से काम करेंगे। म्यू का फॉर्मूला होता है √n + 2 और म्यू की वैल्यू तुमने पुट कर दिया 1.732 और यहाँ क्या दिया हुआ है √n + 2। हर स्टेप में चैलेंज आता है जिसे अगर बच्चा स्मार्टली डील करे तो बहुत ही आसानी से आगे बढ़ सकता है। बच्चों अगर मान लो आपने इसका स्क्वायर कर दिया तो आप इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा n + 2 और ये क्या हो जाएगा 1.732 का स्क्वायर। इसका मतलब आप बेहोश हैं, आप पढ़ नहीं रहे हैं, आपके दिमाग में बहुत सारी पंचायतें चल रही हैं और तुम इसका स्क्वायर किए कि फिर इज्जत दिल्ली से दिखाई देने लगेगी, धोती खुल जाएगा, याद रख लेना। यहाँ इसका स्क्वायर मत करना, नहीं तो मैथमेटिकल लूप होल में फंस जाओगे बेटा। फिर तुम्हें मैं क्या, कोई नहीं फंसा सकता। और ऐसा करने वाले बच्चे को कुटाई भी लगनी चाहिए, क्योंकि वो क्या है, अलर्ट नहीं है। हाई अलर्ट मोड पे अगर वो होगा तो ऐसा नहीं करेगा। वो जानेगा कि 1.732 किसकी वैल्यू है, √3 की वैल्यू है और √3 की वैल्यू है n + 2 स्क्वायर कर दोगे तो ये 3 हो गया और ये क्या आ जाएगा n² + 2n। इसको और अच्छे से ले आओगे बाइनोमियल फॉर्म में तो n² + 2n - 3 = 0। कॉफिशिएंट करो, n² क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +3n - n - 3 = 0। n कॉमन कर दो तो n
+3 हो जाएगा और -1 कॉमन कर दो तो ये n+3 हो जाएगा, n-1 n+3, ये दो कोफिशिएंट बने, n की वैल्यू आई 1 और n की वैल्यू आई -3। किसी का भी रूट कभी जो है नेगेटिव नहीं हो सकता। और तुम खुद ही बताओ कि क्या किसी स्पीसीज में अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव हो सकते हैं? -3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट कभी नहीं हो सकते। यानी ये हाइपोथेटिकल रूट हो गया, काल्पनिक, एक्चुअल कौन है 1। यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर हम यहाँ से देखें तो हम पाएंगे कितनी है, 1। अब ये भी करने की ज़रूरत तुम्हें है नहीं, ये भी करने की ज़रूरत तुम्हें है नहीं। अब सुनो ध्यान से, देखो इस चीज़ को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करना, तो तुम्हारा मैं ये खेल 1 सेकेंडों में ख़त्म कर दूंगा। देखो इसमें पहला तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया था क्रोमियम का, उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे? उसमें डी में थे कितने, 5, और एस में थे कितने, 1, टोटल 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना आया था, √48, यानी 6 पॉइंट समथिंग। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट उतना पॉइंट समथिंग। यहां जरा देखो, यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब हम क्वेश्चन को गलत कर रहे थे तो कितना था, 2, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ रहा था, 2 पॉइंट समथिंग। अब ये एक्चुअली गलत डेटा है, एक्चुअल तो 0 है, बट मैं तुम्हें जो समझाना चाहता हूं वो समझो। क्या कि जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा मैग्नेटिक मोमेंट उतना पॉइंट समथिंग होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि इसमें आपको क्या दिया है, म्यू 1.732। अब आप अगर इतना बड़ा बवासीर फैलाएंगे तो आपके पास 50 सेकंड से ज्यादा नहीं है एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो और जेई का भी एग्जाम दे रहे हो तो आपको टाइम बाउंडेड वर्क करना है, क्योंकि मैथ और फिजिक्स भी है साथ में। जेई के लिए सबसे आसान सब्जेक्ट है केमिस्ट्री। अब जरा गौरपूर्वक देखना, यहां पर अगर म्यू की वैल्यू है 1.732, इतना बड़ा बवासीर किए तो फंस जाओगे, क्योंकि फाइनली आंसर पाओगे 1। तो देखो अगर 1 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब कि उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अगर मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 3। अगर मैग्नेटिक मोमेंट कुछ भी हो तो पॉइंट से पहले लेफ्ट हैंड पे जो लिखा है बच्चों, वही कौन होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैं तो इतना भी बवासीर नहीं करूंगा, मैं तो सीधे जान लूंगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 1। ये तो मैं आपको इसलिए माहौल बना रहा था कि हाँ आप समझोगी, ये ट्रेडिशनल पैटर्न है, ऐसा सॉल्व करते, हाँ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो वेनेडियम आगे और खतरनाक है। वेनेडियम का जो एटॉमिक नंबर है, साइंस टीचर विनीता, 23 है, और आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3 होगा। अब जरा गौर पूर्वक देखना बच्चों, 3d3, यहां बच्चा बहुत गलती करता है, 1 2 3 4 5। जैसे 3d3 है, 1 2 3, और क्या है बच्चों, 4s2, तो उसे लगता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे कितने, 3, होना कितना चाहिए, 1। तो चलो इसमें से जो है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो वेनेडियम पे कितना चार्ज आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, +2, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, +2। अबे सब गलत हो गया, ध्यान से सुनो। यहां क्या ns के इलेक्ट्रॉन निकाले बिना n-1 d के इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? इनकी एनर्जी आपस में बराबर होती, बट अगर बिल्कुल लगभग बराबर होती, बिल्कुल एक्चुअल डेटा लोगे तो इसकी एनर्जी कम होगी, इसकी ज्यादा। तो पहले इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी शेल में से निकलता है, तब जाकर के अंदर वाले, ध्यान से सुनो, पहले इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले शेल में से निकलता है, तब जाके अंदर वाले। यानी बिना ns के इलेक्ट्रॉनों को निकाले अगर तुमने n-1 d के इलेक्ट्रॉन निकाला तो तुम्हारा फट से आंसर आ जाएगा गलत। देखो ये आंसर ये आ जाएगा तुम्हारा, जो मैंने पीछे गलत काट दिया। यानी कि तुम देखोगे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, हाँ भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 1 आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, 2 गायब कर दो, यानी वेनेडियम पे +2 चार्ज है। बट जो होस्ट में बैठा होगा वो जरा देखो कैसे रिस्पॉन्ड करेगा। उसने देखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 आ रहे हैं, ठीक है, तो हम d से इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि 4s के ना निकल गए हों, क्योंकि बच्चों न्यूक्लियस से ज्यादा दूर कौन है, 4s है ना, उसके बाद 3d है ना, तो 3d के इलेक्ट्रॉनों पे पकड़ ज्यादा है और 4s के इलेक्ट्रॉनों पे पकड़ कम है। तो जब तक 4s के इलेक्ट्रॉन नहीं निकल जाएंगे तब तक 3d के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे नहीं। याद कर लो ये बात अच्छे से। तो जरा देखो, हमें इसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालूंगा और 2 यहां से निकालूंगा, तब जा करके कितना बचेगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा ऐसे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन निकला, तो 4 इलेक्ट्रॉन निकला तो V+4 होगा, ना कि V+2। ये करोगे तो गलत हो जाएगा, ये करोगे तो सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, बट मैं इसको और अच्छे से बता देता हूं। जैसे मान लीजिए
कि क्रोमियम ही दिया हुआ है, और क्रोमियम अगर दिया हुआ है बच्चों तो हमसे कहता है कि क्रोमियम का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, प्यारे बच्चों, क्रोमियम का मैग्नेटिक मोमेंट है वो 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। कुछ डेटा होगा, तेल लेने दो डेटा को, डेटा की ऐसी की तैसी। अच्छा, और हमसे कहेगा कि बताओ कि क्रोमियम प्लस एक्स के फॉर्म में है, तो हमें एक्स की वैल्यू बताओ, ठीक है। अब हमें वो बेवकूफ़ी नहीं करनी जो हम पीछे कर रहे थे, ये तो जानबूझ के कर रहा था, क्योंकि मैं आपको पहले क्या कॉम्प्लेक्स है क्वेश्चन में, क्या समस्याएं हैं, उनका निवारण, उनका सॉल्यूशन, उनका बेस्ट वे में ट्रिकी सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो मैंने बताया। अब तो मैं सीधे ट्रिकी सॉल्यूशन यूज़ कर सकता हूँ ना, बिल्कुल कर सकता हूँ। देखो अब यहाँ हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, धड़ से लिखूंगा क्योंकि हाईली प्रैक्टिस्ड हूँ। आउटर मोस्ट शेल कैसा होता है इसका, 4s1 3d5 के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब 2 पॉइंट समथिंग यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2, ठीक है। अभी कितने दिख रहे हैं, 6, इनको कितना बनाना है 2, तो कितना बाहर करना पड़ेगा 4, 4 में 1 यहाँ से निकालेंगे और उसके बाद 3 यहाँ से निकालेंगे बच्चों, ध्यान रख लेना। तो फिर से समझ लो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, तुम देखोगे तो तुमको 1 2 3 4 5 और यहाँ पे देखो ये तुम्हें टोटल कितने दिखेंगे, 6 दिखेंगे। अब 6 से तुम्हें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 रहा होगा, तभी तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट समथिंग आया होगा। तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने हैं, तो ये नहीं कि इसमें 3 निकाल दिया सर, वो x की वैल्यू +3 आ गई। भाई हट, बिना इसको निकाले इसे छू नहीं सकते हो तुम, यानी तुम्हें 4 इलेक्ट्रॉन ये बाहर करने पड़ेंगे, यानी कि क्रोमियम इज +4, यानी x इज व्हाट, x इज 4। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे सरकारों को मेरे दिल की बात समझ में आई होगी और वो चीज़ों को थोड़ा बेटर वे में एनालाइज कर पाए होंगे। सरकारों आगे चलते हैं, आगे बात करता है टोटल स्पिन की। ऐसे बहुत सारे शब्द आज मैंने निकाल रखे हैं। टोटल स्पिन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे निकालते, देखो टोटल स्पिन का एक फॉर्मूला होता है। टोटल स्पिन जो होगा वो होता है ±1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए तुमसे कह दे कि चलो भाई किसका, चलो आपसे मान लिए बोल देता है मॉलिब्डिनम का 42 एटॉमिक नंबर है, टोटल स्पिन निकालो, ठीक है। तो हम देखेंगे कि इसमें कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए मॉलिब्डिनम 42 है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, 3d में नहीं जाएगा 4s2 3d10 4p6, 4d में नहीं जाएगा 4f में नहीं जाएगा 5s2 और 4d4, फिर इसे हम 5s1 कर देंगे, इसे 4d5 कह देंगे, क्योंकि हाफ फिल सबशेल्स जो होते हैं वो फुल फिल सबशेल की तुलना में मोर स्टेबल होते हैं। इनके पीछे का रीज़न एक्सचेंज एनर्जी होता है, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। प्यारे बच्चों आपने ये तो सबके मुंह से सुना होगा कि फुल फिल और हाफ फिल सबशेल की जो है स्टेबिलिटी अदर्स की तुलना में ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है, क्यों ज़्यादा होती है? तो उसके पीछे का रीज़न है इनका एक्सचेंज एनर्जी का ज़्यादा होना या इनके मल्टीप्लिसिटी का ज़्यादा होना, ये भी बोल सकते हो, आगे हुर्न्स रूल में समझाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों इसमें कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, और सबके सब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखिए जब इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखा जाता है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, और यहाँ भी कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। तो क्लॉकवाइज के लिए प्लस साइन लेते हैं और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस साइन लेते हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आपको समझ में आया होगा कि क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है तो नेगेटिव। तो अगर यहाँ तुमसे पूछे कि टोटल स्पिन कितना है, तो टोटल स्पिन कितना हो जाएगा, +1/2 इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, कट गया, कितना आ गया, +3, टोटल स्पिन आ गया +3। प्यारे बच्चों ऐसे ही हम बहुत सारी जगहों पे चलेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इसे मैं थोड़ा यूनिक वे में समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले आप पढ़ते हैं हुर्न्स रूल, बट एनसीईआरटी में लिखा है हुर्न्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे पहले बच्चों आप ये समझिए, इसके मैं वो लैंग्वेज नहीं यूज़ करूँगा जो बुकिश लैंग्वेज रहता है, उसके पीछे कारण है। बुकिश लैंग्वेज यूज़ करने से जो
एकदम यूनिक क्वेश्चन बने आएंगे, वो आपसे नहीं बन पाएंगे। मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे किताबों में लिखा रहता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तभी स्टार्ट होगी जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच चुके हों। यानी कि अगर आप बुकिश लैंग्वेज लिखना चाहते हैं तो नोट्स में लिख दीजिए, बट मैं इसको ज़्यादा वैल्यू नहीं करूंगा कि इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड only and only when all orbital contains one electron। ठीक है, अब जरा देखो इसी को मैं कैसे बोलूंगा। ये दूसरा लैंग्वेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये मोर इंपॉर्टेंट है। क्या? दूसरी बात मैं ऐसे बोलूंगा, कैसे बोलूंगा कि ओनली दोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल विच हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी, और फिर लिंक करके दिखा दूंगा कि दोनों का मतलब सेम है कि दोज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज मोर स्टेबल विच हैव मैक्सिमम, जिसके पास अधिकतम हो, मैक्सिमम विच हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिसिटी। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होते हैं बच्चों जिनकी मल्टीप्लिसिटी की वैल्यू अधिकतम हो। अब सवाल पैदा होता है, सर जी मल्टीप्लिसिटी क्या है? तो बच्चों ये होता है 2s+1। तो सर जी ये s क्या है? s है टोटल स्पिन। ये है क्या? ये है मल्टीप्लिसिटी, और ये क्या है? ये है टोटल स्पिन, जो मैंने आपको पीछे सिखाया। प्यारे बच्चों अब जरा सावधान हो जाना, जैसे जरा समझने की कोशिश करना अच्छे से। जैसे मैं आपसे बोलूं कि P3 है, अब P3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? तो आप बिना मेरे बताए भारत में कहीं भी पढ़े हों तो बता सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसे होगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सर जी मेरे कोचिंग में या मेरे स्कूल में पढ़ाया गया था कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं शुरू होगी जब तक कि सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न पहुंच जाए। ठीक है, मान लीजिए आप जेई का एग्जाम दे रहे हैं और आपसे पूछा कि विच इज करेक्ट फॉर P3, और आपको ऐसे उसने ऑप्शन दे दिया, ये 1 2 3 और 1 2 3 और 1 2 3, और आपको चौथा ऑप्शन ऐसे देता है, और तो कोई कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, और चौथे ऑप्शन में दे दिया कि चलो मैं बोल देता हूँ ऑल, कि सारे सही हैं, 1 2 3 4। या आपसे कहता है विच इज सही नहीं, ऐसे पूछता है विच इज मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ध्यान से सुनना बच्चों और धैर्य रखना। फॉर P3, इनमें से P3 के लिए कौन मोर स्टेबल है? तो जो तुम पढ़ के गए थे वो तो किसी ऑप्शन में है नहीं, और चौथे में वो नन के बजाय क्या लिख रहा है? ऑल लिख रहा है। इसका मतलब कि ये जो बुकिश लैंग्वेज है बच्चों, इस बुकिश लैंग्वेज में कुछ तो कमी है ना, कुछ तो कमी है इसमें कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब शुरू होती है जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहुंच जाए। इससे मैं इसका क्या उखाड़ लूंगा, क्या सॉल्यूशन दूं मैं इसका? बताओ, कुछ नहीं दे सकता। अब दूसरा लैंग्वेज देखो जो मैंने तुम्हें सिखाया। मैंने बोला कि वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होते हैं जिनकी मल्टीप्लिसिटी क्या होती है बच्चों? ज्यादा होती है। थोड़ा पानी पी लेता। देखो मल्टीप्लिसिटी बहुत आसान सी चीज है, इतना बड़ा हवा नहीं है कि बच्चों को सिखाया ना जा सके। मेरे प्यारों जरा समझो, अगर मैं मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो क्या है? 2s+1। देखो अब 2 इंटू टोटल स्पिन क्या हो जाएगी? देखो 1/2 प्लस साइन, क्योंकि सब क्लॉकवाइज है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी 3/2, यानी प्रति इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1/2 1/2 या 1/2। ऐसे भी याद रख सकते हो कि क्लॉकवाइज का प्रति इलेक्ट्रॉन कितना आता है? 1/2। भाई 1/2 इंटू 1 कर दोगे, और एंटी क्लॉकवाइज का प्रति इलेक्ट्रॉन कितना आता है? -1/2। तो इन्हीं का जोड़ के तो 3/2 आया है। सीधे चाहे मल्टीप्लाई कर दो चाहे ऐसे याद रखो, कोई इशू नहीं है।
तो टोटल स्पिन आ गया 3/2 + 1, कट के कितना हो गया 4। अब तुम कैसे भी इलेक्ट्रॉन इसमें अरेंज करो जैसे तुम्हारी मर्जी, तुम कभी भी इसकी मल्टीप्लिसिटी 4 से ज़्यादा नहीं ले आ सकते। अगर मान लो तुम इसको ऐसे अरेंज करते हो, देखो ऐसे ऐसे कर दोगे तो इन दोनों का, एक का क्या हो गया +1/2, दूसरे का क्या हो गया -1/2, तो इसका टोटल स्पिन कितना हो गया 0। भाई क्लॉकवाइज का कितना निकालोगे, एक ऐसे क्लॉकवाइज है उसका +½ और एक ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है उसका -½ तो इन दोनों का मिलकर कितना हो गया 0। यानी सिर्फ इसी एक का मल्टीप्लिसिटी अस्तित्व में होगा और वो कितना होगा +1/2। तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी 2 × 1/2 + 1, 2 से 2 कट जाएगा और मल्टीप्लिसिटी आई 2। पहले कितना आया था, जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन डाले थे तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आई थी 4, और जब सब में एक में पेयरिंग करा दिया, एक को ऐसा कर दिया तो कितना आ गया 2 आ गया। मान लो तुम इसको कहो मैं ऐसे रखूंगा सर जी, मैं ऐसे रखूंगा सर जी, एक को ऐसे रखूंगा बाकी दो को ऐसे, तो इसका कितना हो गया +½ इसका -½ इसका -½ तो -½ +½ तो ऐड करोगे 0 हो जाएगा, एक बचेगा कितना -½ तो इसका जो टोटल स्पिन है वो कितना आ गया -½ तो मल्टीप्लिसिटी कितना आ जाएगा 2 × -1/2 + 1, ये देखो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गया 0 आ गया। यानी तुम कुछ भी ताकत लगा लो, जैसे मर्जी वैसे इलेक्ट्रॉन रखो, तुम 4 से ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी ले आ दो तो फिर मुझे कमेंट करके बताओ कि हाँ सर 4 से ज़्यादा आएगा, कभी नहीं आएगा। इसीलिए इस बात को ज़्यादा सिंपल वे में लोग इस तरह से डिलीवर कर देते हैं, क्या कि ज़्यादा सिंपल बनाने के लिए, बट एक्चुअली वो ज़्यादा सिंपल नहीं कॉम्प्लेक्स बना रहे होते हैं। क्योंकि अगर गलती से एग्जाम में घुमाया तो फंसा देगा आपको, हुन्स रूल पे फंसा देगा आपको। अब यहाँ इतनी बात अगर समझ गए तो देखो अब इसका तुम जवाब दे सकते हो। इतना तो समझ ही गए कि मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2s + 1, जहां टोटल स्पिन ज़्यादा होगा वहीं तो मल्टीप्लिसिटी ज़्यादा होगी। अब जरा देखो इन सब का टोटल स्पिन निकाल दो, जिसका टोटल स्पिन सबसे ज़्यादा आ रहा हो वही मोर स्टेबल है। तो देखो यहाँ पर इसका +½ इसका -½ कैंसिल हो जाएगा, एक का बचेगा +½ इन दोनों का +½ -½ कैंसिल हो जाएगा, एक का बचेगा -½ इन दोनों में जरा देखो सबके सब क्या है -½ तो -3/2 हो जाएगा। तो देखो सबसे कम अगर मैं बात करूं टोटल स्पिन की तो तीसरे का है, तो अगर तीसरे का टोटल स्पिन सबसे कम है तो उसकी मल्टीप्लिसिटी भी सबसे कम आएगी, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे कम होगी। बट अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में +½ है, यानी कि जो टोटल स्पिन है सबसे ज़्यादा है इसलिए मल्टीप्लिसिटी भी सबसे ज़्यादा होगी और इसलिए स्टेबिलिटी भी। ये S है स्पिन और ये है S है, ST लगा देता हूँ स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा होगा, इसलिए पहला ऑप्शन सबसे ज़्यादा करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और बना देता हूँ। लो मान लीजिए D5 है, ठीक है, और D5 को वो ऐसे लिखता ही नहीं जैसे आप जानते हो 1 2 1 2 3 4 5, ऐसे वो लिखेगा ही नहीं। मान लो ऐसा लिख दे, कहे कि D5 ऐसे है 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5, दूसरे ऑप्शन में वो ऐसे कर दे 1 2 3 4 5, तीसरे ऑप्शन में वो ऐसे कर दे 1 2 3 और इसको ऐसे कर दे एंटी क्लॉकवाइज 4, ये ऐसे, और चौथे ऑप्शन में वो ऐसे कर दे। लो और तुमसे पूछे कि इनमें से कौन मोर स्टेबल है, तो तुम वहीं पड़े रहोगे कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, तो तुम इसको मोर स्टेबल कर दोगे क्योंकि इसमें सब में एक एक इलेक्ट्रॉन गया हुआ है। भाई एक एक इलेक्ट्रॉन तो सब में गया है, बताओ कैसे बोलोगे। लगाओ तुम वो किताब का लैंग्वेज कि इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब शुरू होती है जब सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। इससे यहाँ कोई ख़ास फर्क पड़ने वाला नहीं है, यहाँ आपको बहुत डेप्थ वे में चीज़ों को समझनी पड़ेंगी। देखो बेटा अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसका देखें तो ये +1/2, यहाँ भी +1/2, यहाँ भी +1/2, यहाँ पे भी +1/2 और यहाँ कितना हो जाएगा -1/2। ये दो को कैंसिल कर देंगे, टोटल कितना आ जाएगा +3/2। यहाँ देखो ये दो इन दो को कैंसिल कर देंगे और कितना आएगा सिर्फ 1/2। यहाँ जरा देखो ये दो इन दो को कैंसिल कर देंगे, इसका बचेगा यहाँ कितना आएगा -1/2, यहाँ कितना आ जाएगा -5/2। तो आप मुझे बताइए कि सबसे, अगर मैं बोलूं आपसे कि सबसे ज़्यादा टोटल स्पिन कहाँ आ रहा है, तो केवल और केवल एक ऑप्शन है आपके पास 1।
1 2 3 4 बोल दूं तो फर्स्ट ऑप्शन का जो टोटल स्पिन है वो सबसे ज़्यादा है, इसलिए मल्टीप्लिसिटी भी क्या आएगी, सबसे ज़्यादा। चाहे तो कैलकुलेट करके देख लो, मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2, यही निकाल देता हूँ। लो मल्टीप्लिसिटी क्या होती है 2 इंटू एस 3/2 प्लस 1 कट गया 4 आ गया, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कट गया, कितना आ गया 2 आ गया। यहाँ 2 इंटू -1/2 प्लस 1 कट गया 0 आ गया। यहाँ जरा देखो 2 इंटू -5/2 प्लस 1 यानी -4। तो सबसे ज़्यादा मल्टीप्लिसिटी उसी के लिए आएगी बच्चों जिसका स्पिन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। मेरे प्यारे शेरों, तो जिसका मल्टीप्लिसिटी सबसे ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूं कि मेरे सरकारों को मेरी बातें उसी तरह समझ में आई होंगी जैसे मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूं। बहुत ही बेहतरीन सी चीज़ है ये सरकारों, बहुत बेहतरीन चीज़, और इसको सीखोगे तो मज़े करोगे। हेलो, अब बच्चों कुछ छोटे छोटे टर्म हैं उनको भी हम निपटा देते हैं। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये छोटी छोटी चीजें बच्चों आकर के जिंदगी में तबाही मचा के चली जाती हैं। सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है जरा देखो, यहां लिखा है Ag+। अगर हम Ag+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो इसका एटॉमिक नंबर 47 होता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है इसलिए इसके पास कुल 46 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो पहले मैं 47 का कर देता। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 और कितना हो जाएगा 5s2 के बाद ये हो जाएगा 38 होता है। 38 में 9 जोड़ दें अगर, तो 38 में कितना जोड़े 9, तो क्या हो जाएगा ये 4d ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों 5s2 पे 38 हो जाता है और हमें करना कितना है 47, यानी 9 और ऐड करने हैं, वो 4d में डाल दिया। बट ये ऐसा नहीं होगा, जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? ये सब आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मिल जाएगा। अब ये हो गया 5s1। बच्चों अब इसको जरा देखना, जैसे ही तुम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे और Ag+ के लिए लिखोगे तो यहाँ से ये 5s1 गायब हो जाएगा, यानी कि इसकी स्थिति ऐसी बचेगी। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और क्या हो जाएगा जरा देखो 3d10 और 4s2 4p6 और ये क्या हो जाएगा 4d10 हो जाएगा। अब जरा गौर पूर्वक आप बातों को देखना और समझने की कोशिश करना। कहता है सम आयंस पर्टिकुलरली दोज फॉर्म्ड बाय ट्रांजिशन मेटल, यानी सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जनरली कौन आयन अचीव करते हैं? ट्रांजिशन आयन अचीव करते हैं। बच्चों कहता है अ स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बाय फिलिंग दियर d ऑर्बिटल, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन, इन एडिशन टू द s and p ऑर्बिटल ऑफ द सेम एनर्जी लेवल विथ 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देख लो आप
अगर बच्चों हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर D10 है कि नहीं है? बिल्कुल है। अगर यहाँ पर D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मौजूद है प्यारे बच्चों, तो देखिए D10 का होना बता रहा है कि ये सूडो इनर्ट गैस के कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा है, अचीव कर रहा है। अब अगर आप सेम सेल में चले जाओ तो जरा देखो यहाँ पर कितने हैं, 6 और यहाँ पर कितने हैं, 2। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 6 और 2 कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अब जरा देखो तो सेम सेल में जब काउंट करोगे तो ये 10 और ये 8, ये मिल करके कितने बना रहे हैं, 18 इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं। तो फिर से देख लो, वो यही कहता है कि सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों। वो कहता है कि सूडो इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। डी में क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और सेम एनर्जी लेवल में, सेम एनर्जी लेवल कौन है, 4th, उसमें कुल इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 18 होने चाहिए। तो देखो Ag प्लस में ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि 4d10 भी है और सेम एनर्जी लेवल में 18 इलेक्ट्रॉन भी हैं। मैं इसको और भी तरीके से समझा सकता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं जिंक की बात करता हूँ, ये जिंक आपके पास मौजूद है। अगर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10। अगर बच्चों Zn+2 की बात की जाए तो Zn+2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब करने पड़ेंगे। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन गायब कर देंगे तो क्या बचेगा, जरा देखो 3s2 3p6 और 3d10 बचेगा। तो सूडो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसे कहते हैं, जिसमें d10 हो और तीसरे सेल में कितने सब सेल, 3s 3p 3d। तो इनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 6 + 10 यानी कि 18। तो ये दूसरी कंडीशन को फॉलो कर रहा है, किसको, कि कहता है कि some ions particularly those formed by transition metal achieve a state configuration by filling their d orbitals 10 इलेक्ट्रॉन, उसमें कितने होने चाहिए, d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन। आगे कहता है in addition to the s and p orbital of the same energy level should have total 18 इलेक्ट्रॉन। यानी कि मोटी मोटी बात कि d10 होना चाहिए और सेम एनर्जी लेवल में कुल इलेक्ट्रॉनों के जो नंबर्स हैं वो कितने होने चाहिए बच्चों, टोटल नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए हमारे कितने, 18। अब बच्चों हम लोग आगे चलते हैं और हम देखेंगे नेम ऑफ शेल को। बहुत छोटी बात है बट अगर याद ना हो तो इसे रिस्पॉन्ड ही नहीं किया जा सकता। जैसे मान लीजिए कि मैं इनर्ट गैस एर्गॉन ले लेता हूं और हमसे कहता है, क्वेश्चन है मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, ध्यान से देखना बच्चों, इन अल्टीमेट शेल ऑफ एर्गॉन। अब बताओ क्या करोगे जब तुम्हें यही नहीं मालूम होगा कि अल्टीमेट शेल क्या है। हमसे कहता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पेनल्टीमेट शेल ऑफ एर्गॉन, पेनल्टीमेट शेल। तो क्या बोलोगे बताओ, अगर आपसे पूछ ले कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्री पेनल्टीमेट शेल, लो एक और शब्द आ गया, क्या पूछ ले, प्री पेनल्टीमेट शेल। तो आप कैसे जवाब दोगे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि किसे बोलते हैं अल्टीमेट, किसे बोलते हैं पेनल्टीमेट और किसे बोलते हैं प्री पेनल्टीमेट। तो बच्चों जो सबसे बाहर वाला शेल होता है उसको बोलते हैं अपन अल्टीमेट शेल, उससे जो जस्ट अंदर होता है उसे बोलते हैं पेनल्टीमेट, और उससे भी अंदर जो होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, प्री पेनल्टीमेट। इसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे मान लीजिए एर्गॉन है, ये है 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p6। तो प्यारे बच्चों इसका सबसे आउटर मोस्ट शेल कौन है, ये थर्ड शेल है ना, ये n है, ये क्या है n-1 है और ये क्या है n-2। इसका मतलब अगर मैं बात करूं अल्टीमेट शेल में तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं पेनल्टीमेट शेल में यानी जस्ट अंदर वाला 6 + 2 उसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। बट अगर मैं बात करूं प्री पेनल्टीमेट का तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन प्री पेनल्टीमेट शेल। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से हम चीज़ों को करते हैं। अगर हमें नाम मालूम है तो बहुत अच्छे से काम हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं मालूम है तो भी काम खराब हो सकता है। अब मैं और आपका काम खराब करके दिखा देता हूँ। आपको कितना भी नाम वाम मालूम है फिर भी मैं आपको रगड़ सकता हूँ। पूछो कैसे, मैंने बोल दिया कि चलो भाई बताओ प्लैटिनम के अल्टीमेट, पेनल्टीमेट
और प्री पेनल्टीमेट में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है। अब कैसे करोगे, अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में प्रो नहीं हो तो तुम यहीं अटक जाओगे, और यहीं अटक जाओगे तो बात तुम्हारी बिगड़ जाएगी। देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d में नहीं जाएगा, 4s2 3d10 4p6 4d में नहीं जाएगा, 4f में नहीं जाएगा, 5s2 4d10 5p6 5d में नहीं जाएगा, 5f में नहीं जाएगा, 6s2 56 हो जाता है, 56 यहाँ डाल दिया, 70 यहाँ डाल दिया, 8 ये गलत है, यहाँ से एक ट्रांसफ़र होता है। अब ये सब आपको वहाँ देखना पड़ेगा जा करके। 9 और यहाँ क्या हो गया 6s1। बच्चों जब इतनी बात हो गई तो अब जरा देखते चलो। अगर मैं बात करूँ अल्टीमेट शेल तो n तो यही हुआ, अल्टीमेट शेल सबसे बाहरी वाला शेल कौन हुआ, n, यानी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है अल्टीमेट शेल में अगर बोले तो। इसमें वैसे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ns और n-1d की एनर्जी सेम होती है तो इसलिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो 10 हो जाएंगे। बट अगर वो अल्टीमेट शेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो हमेशा एक ही रहेगा बच्चों, ध्यान रखना ये बात खतरनाक है। और ये कितना हो गया, पांचवा सेल n-1 और चौथा कितना हो गया, ये हो गया n-2। तो अगर पूछता है आपसे अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन है। आपसे बोलता है पेन अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो जस्ट अंदर वाला कौन है 5s 5p 5d। तो इसमें 9 है, इसमें 6, इसमें 2, तो 6 2 8 8 8 16 1 17। और अगर आपसे बोले प्री पेनल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है तो यानी वो n-2 यानी एक और अंदर वाले की बात कर रहा है, तो इसमें कितने हैं 2 और 6 2 8 10 18 और 18 4 22 10 32 32 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात मेरे शेरों के समझ में आई होगी और आगे वो इसे अच्छे से यूटिलाइज भी करेंगे। आगे चलें बच्चों, हमसे कहता है डीजेनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल। ये मैंने क्या किया है, सारे शब्दों को चुरा लिया है और कोशिश किया है उसे एक लेक्चर में बांधने का। डीजेनरेटेड एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए जैसे मान लो 3d है, 3d सबशेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, उनके नाम जरा देखो क्या क्या है। पहला है 3dxy, आगे डिटेल में समझाने वाला हूँ, और दूसरा क्या है 3dyz, उसके बाद 3dzx, फिर क्या है 3dx2y2 और फिर क्या है 3dz2। ये उनके नाम है। जैसे कोई कहे 3p तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल होते हैं, कौन कौन px py और pz। तो किसी सबशेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना उनकी सबकी एनर्जी आपस में बराबर होती है। ऐसा थोड़ी है कि 3dx और 3dy में एनर्जी डिफरेंस है, नहीं, एक ही शेल के सभी सबशेल की एनर्जी आपस में क्या होती है, बराबर होती है। द एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स, शायद गलत बोल गया मैं पीछे, सॉरी, मैं उसको रिपीट कर दूं। एनर्जी ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सबशेल इज ऑलवेज सेम। एक ही सबशेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि 3d एक सबशेल है, इसके सभी ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में क्या है, बराबर। 3p एक सबशेल है, इसकी सभी ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में क्या है, बराबर है। तो इन्हीं बराबर एनर्जी के ऑर्बिटल्स को ही क्या बोलते हैं, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहे कि नंबर of electrons in different degenerated orbitals in कैल्शियम। वो हमसे कह दें कि कैल्शियम में अलग अलग डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा 1s2 2s2 2p6 और क्या करूंगा 3s2 और 3p6 3d में नहीं जाएगा और यहाँ लिख दूंगा 4s2, ठीक है। अब s में तो एक ही ऑर्बिटल है और ये डीजेनरेटेड है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और अगर यहाँ जरा देखो तो 3s और 3p इसमें 2 होंगे। 3p में ये 6 इलेक्ट्रॉन है, ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल में मौजूद हैं। ये भी 6 इलेक्ट्रॉन डीजेनरेटेड में, ये भी डीजेनरेटेड में, ये भी डीजेनरेटेड में। तो कुल कितने डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन मौजूद है। तो 1s में जो एक ऑर्बिटल है वो क्या है, डीजेनरेटेड। 2s में जो एक ऑर्बिटल है वो क्या है, डीजेनरेटेड। तो यानी ये एक इसमें, एक इसमें। 2p में
फ्री ऑर्बिटल जो हैं वो कैसे हैं, डीजेनरेटेड। तो 3p में 2p में 3 ऑर्बिटल हैं जो कैसे हैं, डीजेनरेटेड। इसमें 3s में 1 है, 3p में 3 है, 3d में तो 5 है बट यहाँ अस्तित्व में नहीं, और 4s में 1 है। तो ये सब डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं। ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा 2p के सभी डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो 2p के कुल 3 ही डीजेनरेटेड ऑर्बिटल हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ओवरऑल डीजेनरेटेड का क्या मतलब है कि सेम सबशेल के सभी ऑर्बिटल की एनर्जी आपस में सेम होगी, बस इसलिए उन्हें क्या बोला जाता है, डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। हिंदी में तो उसका नाम बहुत खतरनाक है, समभ्रंशित कक्षक। हम लोग तो हिंदी मीडियम वाले हैं, अपने ज़माने में पढ़े हैं, तो वो उसको अजीब अजीब सा टर्म रहता है। हालांकि जो है अब अजीब लगता है, तब वही बहुत बड़ा था, वही सुन लेने पे ही मज़ा आ जाता था। आगे बच्चों देखेंगे, कहता है एनर्जी ऑफ सेम ऑर्बिटल इन सेम, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन सेम सबशेल ऑफ डिफरेंट एटम। अरे बाप रे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमसे कह दे, ऐसे एक क्वेश्चन बना दे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट, तो पक्का फंस जाओगे। कैसे क्वेश्चन बनाए, देखो 1 2 3 4 ऐसे लिख देगा कि एनर्जी ऑफ Li का 2s, ये जो है ग्रेटर देन है एनर्जी ऑफ सोडियम का 2s, और ये ग्रेटर देन है एनर्जी ऑफ पोटेशियम का 2s। और दूसरे ऑप्शन में लिख देता है एनर्जी ऑफ लिथियम का 2s, ये बराबर है एनर्जी ऑफ सोडियम का 2s, और ये बराबर है एनर्जी ऑफ पोटेशियम का 2s। और तीसरे ऑप्शन में दे देता है कि एनर्जी ऑफ लिथियम का 2s ये छोटा है एनर्जी ऑफ सोडियम के 2s से, और ये छोटा है एनर्जी ऑफ पोटेशियम के 2s से। और चौथे में दे देता है कि ऑल, चौथे में दे देता सब सही है। अब जरा देखो इसमें तुम्हें क्या लगेगा, तुम्हें लगेगा अरे 2s मल्टी इलेक्ट्रॉन n+l लगा दो। अबे क्या कर रहा, वो सेम एटम के और सबशेल थे। जैसे कि सोडियम के 2s 2p 2 और 2d, सॉरी 2s 2p 3d 4p 4s, इनकी एनर्जी जानना चाहते हो। एक ही एटम के अलग अलग सबशेल की एनर्जी n+l से आ सकती है, बट यहां जरा देखो क्या लिखा है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल इन सेम सबशेल ऑफ डिफरेंट एटम, यानी अलग अलग एटम के सेम सबशेल के ऑर्बिटल की एनर्जी निकालनी है। ये n+l n+l से नहीं आता है, n+l से लगाओगे तब तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। n+l एक ही एटम के अंदर मौजूद अलग अलग सबशेल की एनर्जी निकालने के काम आता है। ये सारे सबशेल 2s जो ऑर्बिटल भी हैं, क्योंकि s में एक ही सबशेल मतलब एक ही ऑर्बिटल होता है, 2s में एक ही ऑर्बिटल होगा, तो चाहे मैं बोलूँ 2s सबशेल चाहे मैं बोलूँ 2s ऑर्बिटल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे बच्चों यहां आपको सीखना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर होगा। फॉर व्हाट, जब एटम बदल रहे हों ऐसी स्थिति में। तो जरा देखो, यानी जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी। तो देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कम है, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है। n+l लगाओगे तो तुम्हें क्या लग जाएगा, दूसरा करेक्ट लग जाएगा। यानी मान लो अगर कभी तुमसे पूछता है कि सोडियम के 3p और पोटेशियम के 3p की एनर्जी आपस में सेम होगी, तो तुम कहोगे हाँ हाँ सेम होगी, n+l सेम है। भाई दूंगा पटक के घूसा घूसा, कैसे सेम कर देगा मेरे शेर, कैसे सेम कर देगा भाई, ये दोनों दो डिफरेंट एटम है बाबू, ये तो सेम एटम नहीं है। और डिफरेंट एटम में एनर्जी कैसे डिसाइड की जाती है, एटॉमिक नंबर से। यानी जो 3p की एनर्जी होगी सोडियम के, वो हमेशा ज़्यादा होगी 3p की एनर्जी क्या, पोटेशियम से। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे सरकारों को इतनी बातें समझ में आई होंगी। ये एक एक्सचेंज एनर्जी भी पूछता है। एक्सचेंज एनर्जी जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा कि ये D5 है आपके पास, 1 2 3 4 5, बताओ इसकी कितनी एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबल होंगी। तो वैसे मैं एक फार्मूला भी यूज़ करता हूँ, n-1/2 यानी 5 -1/2, तो 5 × 2 10 एक्सचेंज एनर्जी आई। मैं 10 एक्सचेंज एनर्जी दिखा भी सकता हूँ। एक्सचेंज मतलब कि इलेक्ट्रॉन अपने पोजीशन को क्या करे, एक्सचेंज करे। जैसे ये किसके साथ कर सकता है, एक इसके साथ, 2 3 4, ब्लू वाली कितनी लाइनें बनी, 4, ठीक है। अब जरा देखिए
अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है, 1 2 3, ग्रीन वाली कितनी लाइनें बनी, 3। अगर मैं आगे चलूं और मैं इसको देखूं कि ये कितनों के साथ कर सकता है, 1 2, तो रेड वाली कितनी बनी, 2, ठीक है। अगर मैं और आगे चलूं तो देखूं ये कितनों के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ये 1 के साथ कर सकता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 1। इनको सबको जोड़ दो, 4 3 7 3 10 आएगा। तो एक्सचेंज एनर्जी होती है कि जब सेम सबशेल के अलग अलग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन खुद को क्या करते हैं, एक्सचेंज, तो जो एनर्जी रिलीज होती है जिससे उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है, उसे क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। वही इंग्लिश में लिखा होगा, द एनर्जी रिलीज व्हेन इलेक्ट्रॉन्स विद द सेम स्पिन स्वैप पोजीशन इन डीजेनरेटेड ऑर्बिटल्स, ब्रैकेट में ये भी लिखा है, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी विद इन अ सबशेल इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। मोटी भाषा समझो कि सेम स्पिन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब वो अपने पोजीशन में क्या करते हैं, बदलाव ले आते हैं एक ही सबशेल के अंदर, तो जो एनर्जी रिलीज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज एनर्जी। जब कई बार पूछता है कितनी एक्सचेंज एनर्जी पॉसिबल है, तो उसको हम ऐसे निकालते हैं, तुम इतना ना फंसा करो, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को उठाया करो और n(-1/2) कर दिया करो, फटाफट आपका आंसर आता जाएगा। आज मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जमी होंगी। मैंने तो कोशिश किया जितना परफेक्ट वे में आपको बता सकूं उतना बताऊं। अब समय का थोड़ा अभाव है, मेरे लेक्चर का भी टाइम होने वाला है ऑफलाइन, तो मुझे जाना पड़ेगा। थैंक यू, आपने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी हम आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाते रहेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है।